नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग आर ओ पीसीएस 2024 प्रीलिम्स के लिए ये हमारी क्लास नंबर 7 है, क्लास नंबर 7। और हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज कंटेंट कवर कर रहे हैं। और आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वन लाइनर अच्छे से कवर कर लिया है लास्ट 6 मंथ का, ठीक है। और ये घटना सार सीरीज टॉपिक वाइज करेंगे तो अच्छे से कवर हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो देखिए पहला टॉपिक क्या है हमारा, भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण हुआ है। अब ये कैसे हुआ है तो हम लोग देखेंगे। तो देखो, भारत की पहली 6 लेन मतलब 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क है, उसका निर्माण कहाँ हुआ है तो NH6 नेशनल हाईवे नंबर 6 को हजीरा पोर्ट से जोड़ने वाली भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण किया गया है। भारत की पहली है तो हमें अच्छे से कवर करना पड़ेगा, ठीक है। स्टील उत्पादन के दौरान स्टील स्लैग को ठोस अवशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रति टन स्टील उत्पादन पर लगभग 180 से 200 किलोग्राम स्टील स्लैग बनता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। इस जो इस्पात मंत्रालय ने सड़क निर्माण में स्टील स्लैग के उपयोग के लिए डिजाइन, दिशा निर्देशों और विशिष्टताओं के विकास पर एक अनुसंधान एवं विकास परियोजना को वित्त पोषित किया है। इस अनुसंधान एवं विकास परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 6 मतलब नेशनल हाईवे 6 NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली भारत की 6 लेन वाली पहली स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण 2022 में सूरत हजीरा में किया गया है। मतलब हजीरा कहाँ है, सूरत में है। NH6 भी वहीं पे है। तो ये पहली है तो आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, 6 लेन है ना, इस वजह से। इस योजना के अंतर्गत बिटुमिनस फुटपाथ की सभी परतों में प्राकृतिक घटक के विकल्प के रूप में प्रसंस्कृत स्टील स्लैग का उपयोग किया गया है। बिटुमिनस फुटपाथ मतलब जो साइड के फुटपाथ होते हैं वो बिटुमिनस कोयला होता है, बहुत ही बारीक कोयला का इस्तेमाल होता है वहाँ पे। और जब आप बड़े बड़े शहरों में जाओ तो वॉकिंग रोड बनाई जाती है, थोड़ा सा जंपिंग रोड होती है वो, तो उसी का निर्माण किया गया है। स्टील स्लैग आधारित सड़कों के निर्माण के लिए मसौदा दिशा निर्देश CSIR CRRI द्वारा तैयार किए गए हैं। देश के विभिन्न स्टील प्लांटों द्वारा लगभग 19 मिलियन टन स्टील स्लैग का वार्षिक उत्पादन होता है। अब मतलब 19 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, केवल इंपॉर्टेंट ये था कि NH6 में स्टील स्लैग रोड का निर्माण हुआ है, वो भी 6 लेन, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो देखें, ये इंपॉर्टेंट है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकारों का गठन। अब हाल ही में जो 5 चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं विधानसभा के, तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि चुनाव से क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं, पक्का यहाँ से क्वेश्चन आएगा जरूर। अब कैसे हुए हैं तो देश के 5 राज्य कौन कौन से, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम। 13 अक्टूबर से 30 नवंबर 2023 के मध्य चुनाव हुए हैं और 5 राज्यों में हुए हैं, विधानसभा के हुए हैं। 3 दिसंबर को रिजल्ट जारी हुआ है। इन चुनाव के परिणाम में जहां कांग्रेस तेलंगाना में विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रही, वहीं भाजपा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ विजयी हुई। मतलब जो कांग्रेस थी वो तेलंगाना में जीती है, न्यूज़ में आया था, आप सबको पता होगा। मिजोरम में आंदोलन से उपजी पार्टी JDPM को बहुमत मिला है। राजस्थान में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल करते हुए कुल 199 सीटों में से 115 सीटों पर जीत हासिल की है। सीटें भी आपको पता होनी चाहिए, है ना, जो लेटेस्ट की सीटें हैं, जो जीता हुआ सीटें हैं वो पता होनी चाहिए, क्योंकि RO PCS में सीटें पूछी जाती हैं और पूछी भी गई हैं, आप PYQ देख सकते हो, ठीक है। कांग्रेस को 69 सीटें और भारत आदिवासी पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिली है। बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान में 2 सीटें जीती और एक सीट राष्ट्रीय लोकदल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जीती। शेष सीटें अन्य जो अन्य पार्टियां हैं उनमें खाते में गई। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ने 230 विधानसभा सीटों में से 163 सीटें जीती, जिससे बहुमत मिला उसको। कांग्रेस ने 66 सीटों पर जीत हासिल की, एक सीट अन्य ने जीती। पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा सीट से चुनाव जीतने में सफल रहे। मतलब शिवराज सिंह चौहान जो मामा कहे जाते हैं वहाँ के और CM चीफ मिनिस्टर थे, बुधनी विधानसभा सीट से उन्होंने जीत हासिल की है। पिछले 2 दशकों में मध्य प्रदेश में बीजेपी की ये सबसे बड़ी जीत है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कुल 90 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 54 सीटें जीतने में सफल रही। वहीं सत्ता में रही कांग्रेस केवल 35 सीटें जीती। मतलब छत्तीसगढ़ में क्या था, अभी तक कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस अब हार गई है, वहाँ पे भाजपा आ गई है। तेलंगाना की बात करें
तो तेलंगाना में अगर बात करें तो तेलंगाना में कुल 119 सीटें, 119 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 64, बीआरएस को 39, भाजपा को 8 सीटें मिले। तेलंगाना में भाई कांग्रेस जीत गई है, जो बात साफ। मिजोरम में पूर्व आईपीएस अधिकारी लाल दुहोमा की पार्टी जेडीपीएम जोरम पीपुल्स मूवमेंट फुल फॉर्म है, विधानसभा की 40 सीटों में 27 पर जीत हासिल की और सरकार बनाने में सफल रही। वहीं मिजो नेशनल फ्रंट, जो वहाँ की पार्टी है मिजो नेशनल फ्रंट, को 10 सीटें, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1 सीट मिली। रेवंत रेड्डी तेलंगाना का नया मुख्यमंत्री हो। तेलंगाना में जो कांग्रेस की सरकार बनी है तो नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। 7 दिसंबर 2023 को तेलंगाना के राज्यपाल टी सौंदरराजन क्या है टी सौंदरराजन ने हैदराबाद में रेवंत रेड्डी को 10 मंत्रियों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भाई मुख्यमंत्री को नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल करता है ना, तो राज्यपाल ने किया। भट्टी विक्रमार्क को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तेलंगाना का मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी, और उप मुख्यमंत्री कौन है? भट्टी विक्रमार्क। ठीक, तो ये लेटेस्ट है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे जरूर। आगे, रेवंत रेड्डी चंद्रशेखर राव के बाद प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने राज्य के कोंडागल सीट से चुनाव जीता है। सीट मतलब ये नहीं पढ़ना है आपको। इन्हें 2021 में राज्य कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। 2019 में कांग्रेस के टिकट पर मल्लागिरी से वे सांसद चुने गए थे। इंपॉर्टेंट क्या है कि मुख्यमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, जिन्होंने शपथ दिलाई। ठीक, उसके बाद अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री है। शिवराज सिंह चौहान हट गए हैं। तो 19वें मुख्यमंत्री, याद रखना 19वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने शपथ दिलाई है। ठीक है ना, मंगू भाई पटेल ने भोपाल में 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ शपथ दिलाई है। मुख्यमंत्री 1, उप मुख्यमंत्री 2, राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश में? मंगू भाई पटेल, उन्होंने ही शपथ दिलाई। ठीक, मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा को राज्य के उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलाई गई। केंद्रीय कृषि मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। मतलब वहाँ की जो विधानसभा है उनका अध्यक्ष कौन चुना गया? जैसे यहाँ सतीश महाना है, वैसे वहाँ कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। ठीक है, जो कृषि मंत्री भी रहे, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री भी हैं। मोहन यादव 2013 में पहली बार उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक चुने गए थे। उन्होंने 2018-2023 में विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है, मतलब वो जीत गए हैं। ठीक है ना, तो कोई बेसिक जानकारी अपने को नहीं लेनी है, केवल उतना पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखो छत्तीसगढ़, ये इंपॉर्टेंट है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बहुमत के बाद आदिवासी चेहरा विष्णुदेव साय को राज्य का नया मुख्यमंत्री चुना गया। मतलब ये आदिवासी हैं। ठीक है ना, विष्णुदेव साय। विष्णुदेव को राज्य के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में 13 दिसंबर 2023 को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने रायपुर में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मतलब मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के कौन है? विष्णुदेव साय, और राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। तो विश्वभूषण हरिचंदन राज्यपाल ने ही शपथ दिलाई। ठीक, विष्णु साय के साथ अरुण साव और विजय शर्मा ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। ये अपने को नहीं पढ़ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। ये चीज़ें मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उन्हें इस्पात और खनन मंत्रालय तथा रोजगार मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। मतलब छत्तीसगढ़ के जो पूर्व सीएम थे रमन सिंह, तो उनको क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है ना, जैसे मध्य प्रदेश में कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, ऐसे ही। उसके बाद राजस्थान आएंगे तो भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। जयपुर में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने भाजपा नेता भजन लाल शर्मा को राज्य के नए मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मतलब भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, और शपथ कौन दिला रहा है? राज्यपाल। तो राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। भजन लाल के साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो मतलब 2 उप मुख्यमंत्री हैं ना। भजन लाल शर्मा पहली बार सांगनेर विधानसभा क्षेत्र से इस बार विधायक चुने गए थे। राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में है भजन लाल शर्मा, पोस्ट ग्रेजुएट है। इन्होंने यह डिग्री राजनीति विज्ञान में प्राप्त की है। तो पोस्ट ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे हैं बीजी, और 14वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं। लाल दुहोमा मिजोरम के मुख्यमंत्री। तो मिजोरम में भी चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो वहाँ पे कौन है? लाल दुहोमा। 5 राज्यों के कौन कौन है अच्छे से पता होने चाहिए। तो
पीएम, ठीक है ना, जेड पीएम, ये क्या है, पार्टी है। जेड पीएम ने 7 नवंबर को राज्य विधानसभा चुनाव में 40 में 27 सीटों पर जीत दर्ज की। जेराम पीपुल्स मूवमेंट नाम है इसका, जेराम पीपुल मूवमेंट्स, जेड पीएम का। उसके नेता है लाल दुहोमा को 8 दिसंबर 2023 को आइजोल में राज्यपाल हरी बाबू द्वारा राज्य के छठे मुख्यमंत्री के पद पर शपथ दिलाई गई। मतलब वहाँ के जो राज्यपाल हैं हरी बाबू, तो हरी बाबू ने शपथ दिलाई है किसे, लाल दुहोमा को मुख्यमंत्री पद की। और वनलाल हलाना सी लालसा विबुंगा कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे हम लोग देखेंगे। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के निर्णय को बरकरार रखा। ये थोड़ा सा मामला है, लेटेस्ट मामला है कि जम्मू कश्मीर में जो 370 का मामला है वो निरस्त करने का निर्णय बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, ये देखेंगे। तो 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के केंद्र सरकार 2019 के निर्णय को बरकरार रखा है। मतलब मान्यता अभी दी नहीं है, लेकिन लाइन में लगा हुआ है, ऐसा मान लो कि भैया उसको हम रद्द करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ द्वारा दिए गए फैसले में प्रमुख संवैधानिक सवालों को संबोधित किया गया और महत्वपूर्ण निष्कर्षों की रूपरेखा तैयार की गई। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को स्वीकार किया है और इस पर जोर दिया है कि राज्य की कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। ठीक, अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की सहमति आवश्यक नहीं है और अनुच्छेद 370 को एक अस्थायी प्रावधान माना गया है। अस्थायी प्रावधान मतलब जो 370 था वो क्या था, अस्थायी प्रावधान था, उसको हम हटा सकते थे ऐसा। न्यायालय ने संवैधानिक आदेश 272 के माध्यम से अनुच्छेद 367 के संशोधन को संबोधित करते हुए कहा कि किए गए परिवर्तन अनुच्छेद 370 के दायरे से बाहर थे। हालांकि इस निष्कर्ष ने समग्र निर्णय को प्रभावित नहीं किया क्योंकि जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश को राष्ट्रपति द्वारा घोषित करने के लिए अनावश्यक माना गया था। तो अनुच्छेद 370 निष्क्रिय है ऐसा, ठीक है ना। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यायालय ने पुष्टि की, क्या की, अब पुष्टि में क्या किया न्यायालय ने, तो न्यायालय ने पुष्टि की कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है और अनुच्छेद 370(3) के तहत इसे निष्क्रिय घोषित करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू कश्मीर संविधान सभा के विघटन के बाद भी बनी रही। संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। संविधान सभा की सिफारिश में, संविधान सभा में जो सिफारिश की गई थी वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति उसको सिग्नेचर करके 370 को क्या करेगा, निष्क्रिय घोषित करेगा। ठीक है, ये किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। न्यायालय ने माना कि संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए अनुच्छेद 370 एक डी के तहत राष्ट्रपति की शक्ति के प्रयोग के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है। परामर्श और सहयोग का सिद्धांत अनिवार्य नहीं था और राष्ट्रपति की कार्रवाई वैध मानी जाती थी। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के इस अनावश्यक पर विचार करते हुए जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की वैधता पर फैसला देना जरूरी नहीं समझा। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के पुनर्गठन को बरकरार रखा गया। लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, पुनर्गठन हुआ है, उसको बरकरार रखा गया है, उस पर अभी कोई मामला नहीं है ऐसा। ठीक है, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव कराने का निर्देश दिया और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने पर जोर दिया। मतलब जो जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा है वो बहाल करने पर जोर दिया है चुनाव आयोग को, ऐसा कहा गया है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित इस संविधान पीठ में शामिल अन्य न्यायाधीश, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे वो आपको देखना है। तो भारत में जो 370 का मामला है उसमें जो मुख्य न्यायाधीश है डीवाई चंद्रचूड़, उसमें संविधान पीठ में और कितने सदस्य हैं, तो पहले 5 सदस्य होते हैं। तो न्यायमूर्ति एस.के. कौल, संजीव खतरा, बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत, ये सब शामिल थे। ठीक, अगला देखेंगे, अगला क्या है, हुरून इंडिया टॉप 100 अंडर 30 सूची 2023 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूची है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। 13 दिसंबर 2023 को जारी हुरून इंडिया टॉप 100 अंडर 30 सूची में 30 वर्ष और उससे कम उम्र के 100 उद्यमियों को स्थान दिया गया है जिन्होंने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कौशल का प्रदर्शन किया। मतलब 30 साल के नीचे
जितने भी लोग हैं उनको, वो उद्यमी है, बिजनेसमैन है, अमीर बिजनेसमैन है, उनकी लिस्ट जारी हुई है। तो क्विक कॉमर्स एप्लीकेशन जेप्टो के संस्थापक कैवल्य वोहरा 21 वर्षीय और आदिल पालीचा 22 वर्षीय ने सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। रैंकिंग में दूसरे स्थान पर 24 वर्षीय नीलकंठ भानु प्रकाश हैं, जिन्होंने भंजू की स्थापना की थी, जो एक शोध पहल है जिसमें समूचे भारत में 2 मिलियन से अधिक छात्र जुड़े हैं। ठीक है। जेप्टो ने तेज व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान बनाया है और कम समय में उत्पादों को विविधता प्रदान करने का उद्देश्य रखा है। जेप्टो ऐप उपभोक्ताओं की व्यापक आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसमें ऑनलाइन किराने का सामान और ताज़ा उपज से लेकर व्यक्तिगत देखभाल की वस्तुएं और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। इस साल जेप्टो $200 मिलियन की फंडिंग मिली। इससे इसका मूल्य $1.4 बिलियन तक पहुंच गया। 2023 से पहले भारतीय यूनिकॉर्न के रूप में चिन्हित करता है। जो रिपोर्ट है उसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये आपको आराम से देख लेना, लेकिन जो लिस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बनेंगे, जो समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो देखिए, ये लिस्ट बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए जानना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, क्वेश्चन आपके वहाँ से नहीं बनते। तो रैंक पहली रैंक आपको पता होनी चाहिए कौन है। तो कैवल्य वोहरा है, 21 वर्षीय हैं, कंपनी क्या है, जेप्टो, और मुंबई के निवासी हैं। दूसरे नंबर के आदिल पलीचा 22 वर्षीय हैं, जेप्टो के ही हैं और मुंबई के निवासी हैं। तीसरे नीलकंठ भानु प्रकाश 24 वर्षीय और भंजू एडटेक अमीरपेट के निवासी हैं, बस। और राहुल रावत 24 वर्षीय और दिंगतारा पगवाड़ा के निवासी है। दिंगतारा कंपनी का नाम है। 4 तो आपको स्टार्टिंग के याद करने ही करने हैं, नीचे आप ना याद करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 याद करने हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। आगे देखें, अगर भारत बांग्लादेश, एक नया टॉपिक क्या है, भारत बांग्लादेश के बीच अगरतला अखाउरा रेल लिंक का उद्घाटन किया गया है। अगरतला त्रिपुरा है ना, तो और अखाउरा क्या है, बांग्लादेश। तो अगरतला भारत का है और अखाउरा बांग्लादेश का है। यहाँ पे क्या है, रेल लिंक का उद्घाटन किया गया है। देखिए, 1 नवंबर सन 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने त्रिपुरा व बांग्लादेश के बीच एक नए रेल लिंक का उद्घाटन संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया है। अगरतला त्रिपुरा और अखाउरा बांग्लादेश के बीच रेल लिंक पूर्वोत्तर भारत व बांग्लादेश के बीच पहला रेल लिंक है, तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस रेल मार्ग से त्रिपुरा से कोलकाता के बीच वाया ढाका जाने से समय की 10 घंटे की बचत होगी। पहले क्या होता था, वाया ढाका आया जाया करते थे, लेकिन डायरेक्टली त्रिपुरा से डायरेक्ट बांग्लादेश। भारत सरकार की आर्थिक सहायता से शुरू किए गए 12.24 किलोमीटर इस डबल गेज रेल लिंक में 6.78 किलोमीटर लंबा रेल लिंक बांग्लादेश में है और 5.46 किलोमीटर रेल लाइन त्रिपुरा में है। मतलब ज़्यादा रेल लाइन कहाँ है, बांग्लादेश में है। पश्चिमी त्रिपुरा में निश्चिंतपुर क्या है, त्रिपुरा में एक जगह है निश्चिंतपुर। इस मार्ग पर इंटरनेशनल इमिग्रेशन सेंटर के रूप में कार्य करेगा। 2 अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा वर्चुअल तरीके से 1 नवंबर को किया गया। इसमें 65 किलोमीटर लंबी खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन और बांग्लादेश के रामपाल में मैत्रीय सुपर थर्मल पावर प्लांट के यूनिट 2 शामिल हैं। 1320 मेगावाट के इस सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना भारत के एनटीपीसी और बांग्लादेश के पावर डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा मिलकर भारत की मदद से की जा रही है, ठीक है ना। तो जो बांग्लादेश के साथ हाल ही में प्रोडक्ट उत्पादन हो रहा है या प्रोडक्टिविटी पर काम दिया जा रहा है, तो उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, क्योंकि ये लेटेस्ट का डाटा है। तो भारत के पड़ोसी देश के जितने भी लेटेस्ट के डाटा है, चाहे व्यापार में हो किसी भी चीज़ में हो, आपको अच्छे से पता होने चाहिए। आगे देखें, अगर हम लोग इंपॉर्टेंट भारत और मालदीव ने अपने सैन्य कर्मियों को बुलाने के लिए सहमत। भारत ने क्या किया है कि मालदीव में जितने भी सैन्य कर्मी हैं उनको बुलाने के लिए सहमत हो गया है, मतलब वापस आ जाओ। कैसे, भारत मानवीय कार्यों पर काम करने के लिए मालदीव में तैनात लगभग 75 भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने के मालदीव की नई सरकार से अनुरोध पर सहमत हो गया है।
मतलब मालदीव ने अनुरोध किया है कि भैया बुला लो इन्हें, तो भारत ने कहा ठीक है बुला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने दुबई में COP 28, तो COP 28 कहाँ हो रहा है? दुबई में हो रहा है। मैं वन लाइनर में आपको बता चुका हूँ अच्छे से। जलवायु शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के 2 दिन बाद 3 दिसंबर 2023 को ये बात कही। भारत ने मालदीव को 2010 और 2013 में 2 हेलीकॉप्टर और 2020 में एक छोटा विमान उपहार में दिया। इन विमानों का प्रयोग राहत एवं बचाव कार्यों और चिकित्सा आपात स्थितियों में किया जाना था। साल 2021 में मालदीव के सुरक्षा बलों ने कहा कि इन हेलीकॉप्टर और विमानों को संचालित करने के लिए लगभग 75 भारतीय सैनिक मालदीव में मौजूद हैं। भारतीय सैनिक 2013 से मालदीव के लामू और अद्दू द्वीपों पर तैनात हैं। ठीक है। वर्तमान में डोर्नियर 228 समुद्री गश्ती विमान और 2 HAL हेलीकॉप्टरों के साथ लगभग 75 भारतीय सैनिक मालदीव में तैनात हैं। ठीक है, ये मामला जो चल रहा है वो बता रहा हूँ। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू जो 30 सितंबर 2023 को संपन्न चुनाव में इब्राहिम मोहम्मद सोहिल के स्थान पर नए राष्ट्रपति चुने गए थे, तथा जो शुरू से ही चीन के पक्षधर, मतलब जो मालदीव सरकार है वो क्या है, चीन के पक्ष में है और चाइना भारत के विपक्ष में है, तो समझ सकते हो। भारत विरोधी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। ठीक है ना, तो मालदीव सरकार क्या है, भारत विरोधी विचारधारा है। और 17 नवंबर 2023 को शपथ ग्रहण करने के 24 घंटे के भीतर मालदीव में तैनात भारतीय सैन्य कर्मियों को वहां से वापस बुलाने का औपचारिक अनुरोध भारत सरकार से किया है। उन्होंने कहा कि मालदीव की जनता ने यह अनुरोध करने के लिए एक मजबूत जनादेश दिया है। मतलब मालदीव सरकार ने कहा कि भैया मालदीव की जनता ने कहा ऐसा। ठीक है, इसी वजह से हम कह रहे हैं। और मालदीव में क्या हो रहा है अभी आपको पता है कि मोदी जी लक्षद्वीप गए थे, लक्षद्वीप को प्रमोट किया था कि भैया जो अमीर लोग जा रहे हैं मालदीव घूमने, वो मालदीव ना जाकर लक्षद्वीप ही जाएं, अंडमान निकोबार जाएं। ये द्वीप भी तो भारत की ही हैं। मालदीव क्या करने जाते हो? तो लक्षद्वीप बहुत ही अच्छा है, वो प्रमोट किया है और बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, मतलब जो भी किया है कि उससे पर्यटन को भी काफ़ी अच्छा, और भारत के उत्पादन में भी बढ़ोतरी, पर्यटन में भी बढ़ोतरी, हर जगह बढ़ोतरी होगी लक्षद्वीप अगर डेवलप हो जाएगा तो मालदीव से अच्छा लक्षद्वीप। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इतना ही आज का टॉपिक। जो टॉपिक थे, जो इंपॉर्टेंट थे वो आप नोट करिए और धीरे धीरे करंट पढ़िए ताकि आपका अच्छे से धीरे धीरे कवर हो जाए। एक दिन में मैं वीडियो डाल दूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।